हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब तक हमने पढ़ लिया है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनिक रेडी, फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, मेटालिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये 7 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आप हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। तो इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डी ट्रांजिशन। फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये है ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अलॉय फॉर्मेशन, ये मिश्र धातुएं आराम से बनाते हैं ना, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील, ओके, गन मेटल, ओके, ड्यूरेलुमिन, ये सब में यही ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं। तो ये 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 7 तक हम देख चुके हैं। ओके, 8वां है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स से पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ colored compounds or ions okay, so transition metals form colored ions or compounds due to the presence of okay, 3 things. First one, incompletely filled d orbitals. Second is due to the presence of unpaired electrons. And third reason is due to dd transition, ठीक है, due to dd transition। तो 3 कारणों से, है ना, ये कलर्ड आयंस या कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीटली प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड तीसरा है डी ट्रांजिशन। ओके, तो ये डी ट्रांजिशन क्या होता है? ओके, डी ट्रांजिशन के लिए हमको समझना होगा कि, है ना, ये डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कैसा होता है। तो डी ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो हम लोग अभी सीखते हैं डी ट्रांजिशन कैसा होता है। ओके, डी ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है। ओके, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये 4 प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनार। ओके, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ठीक है, ये जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, है ना, इसमें 6 बॉन्ड होते हैं। के मान लिया कि इसको हम L लिखते हैं। ओके, इस प्रकार का स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, मेटल
है ना, 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर मेटल होगा, फिर इस पोजीशन में एक स्पीशीज होगा जिसको एक्चुअली लिगांड बोलते हैं। ये सब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम इसमें होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, तो इसका 4 बॉन्ड होता है। स्क्वायर प्लेनार में यहाँ सेंटर में होगा मेटल, फिर इस प्रकार से 4 लिगांड या स्पीशीज इस मेटल से जुड़े होंगे और इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो इसी हिसाब से डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। अगर 6 बॉन्ड बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, 4 बॉन्ड बनाना है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। ओके, स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर तब बनता है जब, है ना, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा, तब क्या होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। जैसे XeF4 ना, XeF4 में ओके बनता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, F F F और ये F, फिर इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर। ओके, तो इन्हीं 2 प्रकार के ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के आधार पर ही इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये स्क्वायर प्लेनार के लिए हमने ले लिया ग्रुप 18 का, है ना। ग्रुप 18 में हम लोग पढ़ते हैं जेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में, और जस्ट ये फील देने के लिए कि ये स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स का। ओके, किस प्रकार से होता है वही अभी हम सीखेंगे। तो इसका हेडिंग हम लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन octahedral crystal field। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाना है तो किस प्रकार का स्प्लिटिंग होगा, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार बनाना है तो किस प्रकार का स्प्लिटिंग होगा। तो अभी हम सीखते हैं डी ऑर्बिटल्स का ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में कैसा स्प्लिटिंग होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लिया कि एनर्जी के लिए है इधर। ओके, तो यहाँ पर है हमारा डी ऑर्बिटल्स, है ना। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। जब इसको एनर्जी दिया जाता है तो इसका एक्साइटेशन होता है, ठीक है, एक्साइटेशन होता है। तो इसको जब एनर्जी दिया जाता है हीट के रूप में या रेडिएशन के रूप में, तो इसका स्प्लिटिंग होता है। अगर इसको ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाना है तो ये 2 सेट में टूट जाता है, ठीक है, 2 सेट में टूट जाता है। ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल्स नीचे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया DXY, DYZ, DXZ, और ये हो गया DX² - Y², और ये हो गया DZ²। इसको बोलते हैं T2G सेट, ठीक है, T2G सेट। और ये 2 को बोलते हैं EG सेट। ओके, और ये दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, ओके, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा नॉट। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O। ओके,
तो ये हो गया, इसको बोला जाता है डीजेनेरेट डी ऑर्बिटल्स। ओके, टूटने से पहले ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ओके, अब ये होता है डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड। ओके, तो जब किसी ट्रांजिशन मेटल को 6 बॉन्ड बनाना होता है तो इस प्रकार का स्प्लिटिंग होता है। 3 डी ऑर्बिटल्स इधर नीचे आ जाते हैं और 2 ऊपर चला जाता है। ओके, और इसका एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी अधिक होता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में यही 3 ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है बशर्ते कि उनका स्पिन इक्वल और ऑपोजिट हो। तो यहाँ 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इस स्थिति में मेटल का बॉन्ड 6 होता है। मेटल 6 बॉन्ड बनाता है। तो जब मेटल को 6 बॉन्ड बनाना होता है तो ये स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड में। ठीक है, ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड के अनुसार स्प्लिटिंग होता है। ओके, अब आते हैं डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। तो डीडी ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं। ठीक है, यहाँ से जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं। चूंकि यहाँ पर एनर्जी हाई है इसलिए ये यहीं पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये पुनः वापस आते हैं और आते समय ये अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट के रूप में त्याग करते हैं। ठीक है, हीट के रूप में नहीं, रेडिएशन के रूप में त्याग करते हैं। और ये जब रेडिएशन होता है ये विजिबल लाइट के रेंज में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती है, 7 कलर्स उसी को हम देख सकते हैं। तो जब ये वापस आती है यहाँ, ठीक है, T2G सेट से EG सेट में जाने के बाद जब ये वापस T2G सेट में आती है तो ये अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएशन के रूप में मुक्त करती है। ओके, रिलीज करती है। तो वही रेडिएशन हमको दिखाई देता है जिससे ये कंपाउंड्स कलरफुल दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन डी ऑर्बिटल, उसी को कहा जाता है डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन होने के लिए अगर ये कंप्लीटली भरे हुए हैं, ये भी कंप्लीटली भरा है, ये भी कंप्लीटली भरा है, तो डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए इनका इनकम्प्लीटली फील्ड भरा होना जरूरी है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टाहीड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड। ओके, तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं उस समय कभी भी ये पांचों का पांचों ऑर्बिटल एक साथ नहीं होता है। ठीक है, इनका स्प्लिटिंग होता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है ना, CFT का कहना है। ओके, ठीक है, अब जब मान लिया इसको बनाना है टेट्राहीड्रल कंपाउंड, ठीक है, टेट्राहीड्रल कंपाउंड, तो स्प्लिटिंग कैसा होता है? टेट्राहीड्रल, ओके, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो इसमें क्या होगा, टेट्राहीड्रल में 5 बॉन्ड, यहाँ 3 रहेगा तो क्या होगा, 6 बॉन्ड बनेगा। इसलिए क्या होता है, इसका उल्टा, ये वाला यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है। ठीक है, इस समय का स्प्लिटिंग क्या होगा, नीचे 2 होंगे और ऊपर 3। ठीक है, यहाँ होगा dx² - y² और ये होगा dz², और यहाँ वाला हो जाएगा dxy, dyz एंड dxz। ओके, तो ये हो गया T2G सेट ऊपर और EG सेट नीचे। ओके, अब चूंकि इसका एनर्जी हाई है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भाग नहीं लेंगे,
यही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे और इसलिए इसका 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में टेट्राहीड्रल कंपाउंड बनता है या ऑक्टाहीड्रल स्क्वायर प्लेनार कंपाउंड बनता है। तो यहाँ भी डी ट्रांजिशन हो सकता है बशर्ते कि ये खाली हो, है ना, वैकेंट हो। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा ना, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहीं तक यहीं नहीं रह सकता है, ये वापस आएगा। वापस आते समय अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएशन के रूप में ये त्याग करेगा और वो रेडिएशन, है ना, विजिबल लाइट के रेंज में होगा, जिसके कारण हमको वो कलर दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है T2G सेट और EG सेट के रूप में, उसको बोलते हैं डेल्टा T फॉर टेट्राहीड्रल। तो यहाँ भी चेंज कर देना नाम को, d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड, टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड। ओके, तो ये सवाल भी पूछा जाता है। ओके, ये सवाल भी पूछा जाता है। ड्रॉ द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ d ऑर्बिटल्स, d जनरेट d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल फील्ड या टेट्राहीड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो आपको इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, सो द कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल्स form colored ions or compounds due to the presence of incompletely filled d orbitals, okay, due to the presence of unpaired electrons and dd transition। ओके, जैक बोर्ड में 2018 में एक सवाल था, है ना, which of the following the aqueous solution of which of the following will be colored, give reasons for each। उसमें दिया हुआ था Cu प्लस एंड Fe3 प्लस। ठीक है, सवाल था कि Cu प्लस और Fe3 प्लस में से किसका एक्वस सॉल्यूशन कलरफुल होगा और क्यों होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 29, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले बताया हूं कि कॉपर में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 4s1, तो 18 और 1 19, 19 और 10 29। ओके, Cu प्लस कब बनेगा, जब इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d10। तो इसमें क्या होगा, ये जो सब शेल होगा इसमें सभी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली भरे हुए हैं। ठीक है, कंप्लीटली भरे हुए हैं, इसलिए इसका dd ट्रांजिशन नहीं होगा और इसलिए ये कलरलेस होगा। ओके, तो यहां लिख देना है Cu प्लस हैज completely filled d orbitals, hence aqueous solution of Cu plus will be colorless because dd transition is not possible। तो इस प्रकार से लिख लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम बहुत सारे सवालों को जवाब देते हैं, जिनमें से एक सवाल ये है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए T2G सेट से EG सेट में या EG सेट से T2G सेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो सकता है और इसीलिए ये कलरलेस है। ठीक ऐसा ही आप Fe3 का भी लिख सकते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ s2 हो गया, 18 2 20, 20 6 26। ओके, Fe3 प्लस तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1, तो यहाँ होगा 3d5। इसका मतलब d ऑर्बिटल्स में सब में
एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वितरित करते समय आपको ध्यान देना है हुंड्स रूल, जो कहता है कि एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिए। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 5 ऐसे नहीं करना है, यहाँ हमको अप्लाई करना है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका है ना इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals है। Fe3+ has incompletely filled d orbitals, hence aqueous solution of Fe3+ will be colored because there will be dd transition, because dd transition is possible, या लिखते हैं ना is possible, या there can be dd transition and therefore Fe3+ will form colored compound, or Fe3 aqueous solution of Fe3+ will be colored. ओके, तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे टैकल करना। ठीक है, ठीक। अब हम लोग जाते हैं, तो ये तो हो गया, ये दोनों हो गया। अब 9वां नंबर हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल कोई लेते हैं K4FeCN6। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग को एक्चुअली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें एक मेटल आयन होता है, इसमें प्रायः ट्रांजिशन मेटल ही होता है, और इधर जो होता है इसको बोलते हैं लिगांड। लिगांड होते हैं एनायोनिक और न्यूट्रल स्पीशीज which can donate a pair of electrons and coordinate with the central metal ion। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ठीक है, इनके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एकदम डिटेल से बताएंगे। ओके, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसमें लिगांड्स जुड़े होते हैं। ओके, तो इस प्रकार का कंपाउंड ये आराम से बनाते हैं। ठीक है, आराम से बनाते हैं। क्यों आराम से बनाते हैं? क्योंकि इनमें इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो क्या होगा, हाइयर चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा होगा मतलब या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड है ना नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज से या न्यूट्रल स्पीशीज से आराम से ये बॉन्ड बना पाएंगे। ओके, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में लिखना, ओके, these metals form complexes easily or readily due to number one, the presence of vacant d orbitals। इनमें vacant d orbitals होते हैं, vacant d orbitals। सेकंड कारण है कि स्मॉलर साइज ऑफ केटायंस, है ना, मेटल आयंस, केटायंस। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इसमें केटायंस। स्मॉलर साइज होगा तो क्या होगा, हाइयर चार्ज होगा, हाइयर चार्ज ऑन केटायंस। ओके, तो यही 3 कारण है जिसके चलते ये आराम से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम में आता है कि वाई ट्रांजिशन
metals form complexes easily. तो उसमें लिख देना due to the presence of bucket d orbitals, smaller size of cations and higher charge on cations. ओके ठीक। अगला हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अलॉयस, है ना। अलॉयस मिश्र धातु। अलॉयस होते हैं दो या दो से अधिक मेटल्स का समांगी मिश्रण। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज नोन एज अलॉय, है ना। और ये दो मेटल जैसे अगर एक मेटल मरकरी होता है तो उसको बोलते हैं अमलगम ना, जिंक अमलगम, लेड अमलगम ऐसे कहा जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयस। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये मिश्र धातु बहुत आराम से बनाते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक साइज सिमिलर होता है। एटॉमिक साइज सिमिलर होता है इसलिए क्या होता है, एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में से उसके एटम को का रिप्लेसमेंट दूसरे ट्रांजिशन मेटल से इजीली हो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो यहां पर लिखना कि दीज मेटल्स फॉर्म alloys, okay, form alloys easily because okay, due to their similar atomic size ठीक। उसके बाद the atoms of one transition metal can be replaced by the atoms of another transition metal without disturbing the crystal lattice। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस को डिस्टर्ब किए बिना ही एक ट्रांजिशन मेटल का एटम का रिप्लेसमेंट दूसरे ट्रांजिशन मेटल के एटम से हो जाता है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज करीब बराबर होता है, इसलिए आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाता है और इसीलिए ये अलॉयस आराम से बना लेते हैं। ओके, ठीक है, जब भी नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे ब्रास, पीतल। ओके, ब्रास होता है कॉपर प्लस टिन। फिर ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस Zn। सोल्डर होता है लेड प्लस टिन। ठीक है, लेड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आयरन होता है, कुछ मात्रा में कार्बन होता है। ओके, फिर क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में मैंगनीज सब भी मिला दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये अलॉय बनाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कॉन्स्टेंटन ये होता है कॉपर प्लस निकेल। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है इसी कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ओके, फिर होता है बोल मेटल। एक होता है बोल मेटल, ये होता है कॉपर और लेड का मिश्र धातु। ओके, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस
कॉपर प्लस टिन, ओके यहाँ पर गड़बड़ है, कॉपर प्लस टिन, ओके ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, ओके ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ओके तो पीतल में कॉपर और जिंक होता है, कांसा में कॉपर और टिन होता है, इसको नहीं गड़बड़ाना है, हम भी गड़बड़ा जा रहा है। ओके तो ये सब इम्पोर्टेंट है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, कांसा किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा है, ठीक है, गन मेटल है, ड्यूरेलुमिन है, ओके बहुत सारे अलॉयस हैं, ओके ठीक है। फाइनली और एक हम लोग देखते हैं, यूज एज कैटलिस्ट्स, यूज एज कैटलिस्ट्स। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। ओके, जो कैटलिस्ट होते हैं ये वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया का स्पीड को बढ़ा देते हैं, ओके, और खुद के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में होता है, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। ओके, सो दीज मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स, catalysts, okay, used as catalysts, or these metals act as catalysts, okay, due to number 1 presence of vacant d orbitals, vacant d orbitals, ठीक है, due to the presence of vacant d orbitals। ओके, दूसरा है लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ओके लार्ज सरफेस एरिया। ओके, सो दीज मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, लार्ज सरफेस एरिया। फिर और एक कारण है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब इनका एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ओके, इसीलिए ये कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। ओके, सो दीज मेटल्स, ओके यूज्ड एज के बदले में लिख लेना दीज मेटल्स, ओके यहाँ लिखना दीज मेटल्स act as, okay, act as catalysts. Why? Due to the presence of vacant d orbitals, due to large surface area and due to variable oxidation states, है ना। कुछ एग्जाम्पल है जैसे निकेल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पलेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सबका इस्तेमाल, ओके, ये सबका इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के रूप में। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स समाप्त हो जाता है। इसी का कनेक्शन अब बाकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसी प्रकार सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।